गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12th हिंदी 2024 के लिए जो सेकंड पार्ट होता है जिसमें आपके व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उसको कवर करेंगे कि 50 नंबर आज की इस वीडियो से आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। जितनी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई जा रही हैं, अगर आप उनको सही तरीके से तैयार करते हैं और जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा इस वीडियो में आप उसी तरह से इसकी तैयारी करते हैं तो ये 50 नंबर आज के ही इस वीडियो से आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज तक अभी तक आपने कुछ भी हिंदी में नहीं पढ़ा है और आपको व्याकरण में काफ़ी दिक्कत है कि किस तरह से कौन सा निबंध लिखना है, कौन सा पत्र लिखना है, कौन सा रस याद करना है, कौन सा छंद याद करना है, कौन सा संस्कृत का गद्यांश पढ़ना है, ये सब इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। पूरे के पूरे 50 नंबर का आज इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। ये महामैराथन क्लास है जो कि आपके 1 घंटे में पूरी हिंदी की आज बात खत्म हो जाएगी कि 50 नंबर आप किस तरह से लाएं। पहली बात यह है कि अगर आपको केवल 50 नंबर जो व्याकरण के सेकंड पार्ट में आपसे पूछा जाएगा उसको कंप्लीट करना है तो केवल इन 13 टॉपिक्स को पढ़ लेना है जो एक ही वीडियो में मैं आज आपको कवर कराऊंगा। इन 13 टॉपिक्सों को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके कोई भी ऐसा नहीं है जिसके 50 नंबर सेकंड पार्ट के पूरे नहीं आएंगे। वो 13 टॉपिक कौन कौन से हैं पहले इसकी बात करते हैं, फिर डिटेल से किसमें क्या पढ़ना है ये बताया जाएगा आपको। संस्कृत गद्यांश कौन सा पढ़ना है, कौन सा आएगा, संस्कृत में पद्यांश कौन सा आएगा, श्लोक कौन सा आएगा, मुहावरे और लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश, शब्द युग, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य संशोधन, रस, छंद, अलंकार, पत्र लेखन, निबंध, इतनी चीजें हैं। अगर आप इनको सही से तैयार कर लेते हैं तो इन 13 टॉपिकों को पढ़ के आप आराम से अपने हिंदी के सेकंड पार्ट में पूरे 50 के 50 नंबर ला सकते हैं। तो अगर हम पहली बात करते हैं संस्कृत के गद्यांश की, ये आपका क्वेश्चन जो है 7 नंबर का आएगा बेटा। इसमें एक गद्यांश दिया जाएगा संस्कृत का और उसमें आपको बोलेगा कि इसका हिंदी में अनुवाद करना है संदर्भ सहित, और इतने करने के आपको 7 नंबर मिलते हैं। कितने नंबर मिलते हैं बेटा? 7 नंबर मिलते हैं। तो मेरे तरफ से इस साल के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश है वो है आपका ये वाला। इस अगर गद्यांश को आप अच्छी तरह से तैयार करके जाते हैं, 99% है कि यही वाला गद्यांश इस साल आपके बोर्ड में पूछा जाएगा। क्या है बेटा? गद्यांश। तो देखिए इसमें आपसे बोला गया है ये पूरा का पूरा गद्यांश है, आप इसको देख लीजिए। अब इसमें आपसे कहा गया है कि आप इसका संदर्भ लिखिए। इसका क्या लिखना है? संदर्भ सहित इसका हिंदी में अनुवाद करना होगा और इसके लिए आपको पूरे के पूरे 7 नंबर मिलते हैं। तो देखिए इसको किस तरह से करेंगे। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी मुवाच, मैत्रेयी उदास्यन अहम अस्मात् स्थानादास्मि ततस्थे अन्या काव्यान्या विच्छेद कर्वाणि इति। मैत्रेयी उवाच यदि इद सर्वा सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् की तेना हम मृत श्यामिति याज्ञवल्क्य उवाच नेति। ठीक बेटा, इसका देखिए संदर्भ क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग के संकलित आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से अवतरित है। ये जो आपका गद्यांश लिया गया है वो आपके जो संस्कृत भाग है, वो जो आपका क्या है बेटा? संस्कृत भाग है, उसके आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से लिया गया है। अब इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा वो देखिए। बोला जा रहा है याज्ञवल्क्यो मैत्री मुवाच मैत्रेयी, कि याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा। क्या कहा? मैत्रेयी, मैत्रेयी का मतलब होता है हे मैत्रेयी, उदास्यन अहम अस्मात् स्थान देस्मि, मतलब ये है कि मैं गृहस्थाश्रम को त्याग कर इस स्थान से ऊपर परिवार नामक अन्य आश्रम में जाने वाला हूं। परिवार नामक अन्य आश्रम में जाने वाला हूं। अतः इस कात्यायनी नामक दूसरी पत्नी से तुम्हारा संपत्ति का बंटवारा कर दूं। यह सुनकर मैत्रेयी ने कहा यदि संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तब भी क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं। उन्होंने क्या कहा?
नहीं, इतना अगर आप लिख के आते हैं तो आपको वहां पूरे के पूरे 7 नंबर मिलेंगे। इसका संदर्भ लिखना होगा बेटा, और संदर्भ में केवल इतना लिख देना है किस पाठ से संकलित है और उसका हिंदी अनुवाद लिख देना है। तो ये मेरे तरफ से इस साल के बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका संस्कृत गद्यांश है वो करा दिया गया है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद 7 नंबर तो आपके ये हो गए। इसके बाद एक आपको पद्यांश दिया जाएगा जिसको पढ़ के उसका संदर्भ सहित आपको अनुवाद लिखना होगा, और उसके भी आपको 7 नंबर दिए जाएंगे। उसके भी आपको कितने नंबर दिए जाएंगे बेटा? 7 नंबर दिए जाएंगे। अगर इतना आप करते हैं तो इसके भी आपको कितने नंबर दिए जाएंगे बेटा? 7 नंबर पूरे के पूरे दिए जाएंगे। देखिए वो क्या होगा पद्यांश, उसको देखिए। मेरे तरफ से जो इस साल के बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है, जिसके 99% चांस है कि यही वाला पद्यांश आपसे वहां पूछा जाएगा, वो है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन चा मूर्खता निद्रया कलहेन वा। ठीक है बेटा, तो इसका देखिए संदर्भ क्या होगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषी रत्नानी, जो सुभाषी रत्नानी नामक पाठ है उससे लिया गया है। अब अनुवाद क्या होगा बेटा? काव्य शास्त्रे विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, मतलब बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों की चर्चा के विनोद आनंद में बीतता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनका जो पूरा का पूरा समय होता है वो काव्यों की शास्त्रों में और उन्हीं में आनंद लेते हुए बीत जाता है। व्यसनेन चा मूर्खता निद्राया कलहेन वा, जबकि मूर्खों का जो समय होता है वो बुरे शौकों में, सोने में या लड़ाई झगड़े में बीत जाता है। बस ये बताया गया है इस जो पद्यांश में, ये बताया गया है जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनका जो समय है वो किताबों को पढ़ने में, शास्त्र काव्य को पढ़ने में और उन्हीं को आनंद लेने में गुजर जाता है। जबकि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका पूरा का पूरा समय बुरे शौक को करने में, सोने में, लड़ाई झगड़े में बीत जाता है। ये हो गया। अगर आप इतना कुछ वहां करके आते हैं तो आपके पूरे के पूरे 14 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। 7 नंबर का गद्यांश और 7 नंबर का बेटा आपका पद्यांश। नेक्स्ट जो वहां पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा बेटा मुहावरे एवं लोकोक्तियां। क्या पूछा जाएगा बेटा? मुहावरे और लोकोक्तियां। ये आपसे वहां पूछे जाएंगे 2 नंबर के लिए। कितने नंबर बेटा? 2 नंबर का आपका ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, मुहावरे और लोकोक्तियों को 2 नंबर के। और अगर इनमें जितने भी मैं मुहावरे या लोकोक्तियां आपको बता रहा हूं, इनको करने के क्या होता है कि जो दिया जाएगा एक तो उसका अर्थ लिखना होगा और फिर उसको वाक्य प्रयोग करना होगा। उसका अर्थ लिखना होगा और साथ ही साथ उसका क्या करना होगा बेटा? आपको उसका वाक्य प्रयोग भी करना होगा। तो देखिए कौन कौन से आपको मुहावरे या लोकोक्तियां तैयार करना है ताकि बोर्ड में इससे ज्यादा आपको ना पढ़ने पड़े। पहला है आपका बेटा अपना सा मुंह लेकर रह जाना। इसका अर्थ होता है बेटा लज्जित होना। लज्जित होना, इसका अर्थ क्या होता है बेटा? लज्जित होना। ये तो इसका अर्थ हो गया। हमें तो इसका अर्थ लिखना होगा और साथ में वाक्य प्रयोग भी करना होगा। तो देखिए इसका जब हम वाक्य प्रयोग करेंगे तो क्या होगा बेटा? वाक्य प्रयोग में इसका हो जाएगा राजेश की राजेश की झूठी बात की वास्तविकता झूठी बात की वास्तविकता का जब सभी विद्यार्थियों को, सभी सहकर्मियों को पता चला तो राजेश अपना सा मुंह लेकर रह गया। ये आपका पहला हो गया बेटा कि अपना सा मुंह लेकर रह जाने मतलब होता है लज्जित होना। तो जब राजेश की झूठी बात की वास्तविकता उसके सभी जो सहकर्मी थे उसके साथ जो काम कर रहे थे उनको पता चला तो राजेश अपना सा मुंह लेकर रह गया। सेकंड आपको बोला गया है बेटा ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाने का मतलब होता है आपका
समूल विनाश करना, इसका अर्थ क्या होता है बेटा? समूल विनाश करना, विनाश करना। ईंट से ईंट बजाने का शाब्दिक अर्थ होता है समूल विनाश करना, समूल विनाश करना। तो देखिए अब इसका जब आप वाक्य प्रयोग करेंगे तो कैसे लिखेंगे? यदि कोई शत्रु देश, शत्रु देश भारत पर आक्रमण करने, आक्रमण करने का दुस्साहस, का दुस्साहस करेगा तो भारतीय सैनिक, तो भारतीय सैनिक उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे, भारतीय सैनिक उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। ये हो गया। अगला है बेटा आपके सामने गाल बजाना। अगला जो आपका मुहावरा है वो है बेटा गाल बजाना। गाल बजाने का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा डींग मारना, बड़ी बड़ी बातें करना, डींग मारना। गाल बजाने का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा डींग मारना। अब देखिए जब आप इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो किस तरह से करा जाएगा उसको ध्यान से देखिए। तो वो हो जाएगा बेटा मात्र गाल बजाने से, बजाने से ही तुम किसी काम में, किसी काम में सफल नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। सफलता के लिए, सफलता के लिए कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है, की आवश्यकता होती है। ये आपका शाब्दिक अर्थ हो गया कि गाल बजाने से ही तुम सफल नहीं होगे, अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको कठिन परिश्रम करना होगा। नेक्स्ट आपका जो है बेटा वो है कोल्हू का बैल बनना, कोल्हू का बैल बनना। कोल्हू का बैल बनने का अर्थ होता है बेटा दिन रात काम करना। इसका अर्थ क्या होता है बेटा? दिन रात काम करना, दिन रात काम करना। कोल्हू का बैल बनने का मतलब होता है दिन रात काम करना। अब देखिए अगर आप इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो किस तरह से होगा उसको ध्यान से देखिए। इसका वाक्य प्रयोग तो इसमें हो जाएगा गरीब व्यक्ति, गरीब व्यक्ति हमेशा कोल्हू के बैल की तरह काम करते हैं, काम करते हैं। जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो हमेशा किसकी तरह काम करते हैं बेटा? कोल्हू के बैल की तरह काम करते हैं। ये हो गया। अगला आपको मुहावरा दिया गया बेटा करवटें बदलना। करवटें बदलने का मतलब होता है चिंता के कारण नींद ना आना। करवटें बदलने का शाब्दिक अर्थ होता है चिंता के कारण नींद ना आना, चिंता के कारण नींद ना आना। ये होता है आपका बेटा करवटें बदलना। अब अगर आप इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो देखिए किस तरह से किया जाएगा। इसके वाक्य प्रयोग में ध्यान से देखिए बेटा। वाक्य प्रयोग में देखिए राहुल का 12वीं कक्षा का रिजल्ट अच्छा ना होने के कारण वह रात भर
करवटें बदलता रहा। राहुल का 12वीं कक्षा का रिजल्ट अच्छा ना होने कारण वह रात भर करवटें बदलता रहा। नेक्स्ट आपको दिया गया है बेटा छक्के छुड़ा देना। नेक्स्ट आपको दिया गया है बेटा छक्के छुड़ा देना। छक्के छुड़ा देने का मतलब होता है परास्त करना। छक्के छुड़ा देने का मतलब होता है परास्त करना। छक्के छुड़ा देने का मतलब होता है परास्त करना। अब देखिए इसका कैसे वाक्य प्रयोग करेंगे बेटा। वाक्य प्रयोग में इसका लिख लेंगे, भारत ने विश्व कप क्रिकेट में विश्व कप क्रिकेट में पहले ही मैच में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। ये वाक्य प्रयोग हो गई। तो ये आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुहावरे और लोकोक्तियां थी वो मैंने करा दी हैं। ये जितनी भी लोकोक्तियां ये मुहावरे कराए गए बेटा ये आज तक आपके एग्जाम में 5 से 6 बार लगातार पूछी गई हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनको तैयार कर लेना। नेक्स्ट जो आपसे वहां क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके बाद बेटा वो होता है आपके पास बेटा एक अपठित गद्यांश। वो अगला आपके पास होता है बेटा अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का मतलब होता है एक ऐसा गद्यांश जिसको आपने कभी पढ़ा नहीं है, मतलब सिलेबस के बाहर का दिया होगा और ये होगा बेटा 5 नंबर का। तो इसमें आपको 5 क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे जिनको आपको टिक लगाना होगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है उस गद्यांश को पढ़ के। तो देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। देखिए गद्यांश जो आपको दिया गया है उसको पढ़ते हैं। पहले बोला जा रहा है, बंगाल की सस्य श्यामला धरती का सौंदर्य अविस्मरणीय है। इसके मनोहर और उन्मुक्त सौंदर्य को प्रतिभाशाली रचनाकार अपने गीतों, निबंधों और कविताओं में बांधने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इसके मायावी और लोकोत्तर आकर्षण का रंच मात्र ही वो रूपायित करने में सफल हो पाते हैं। अविभाजित बंगाल का सौंदर्य किसी भी संवेदनशील मस्तिष्क के भीतर हलचल पैदा कर सकता है। चांदी सी चमकती मीलों लंबी नहरें और नदियों के बीच पन्नों की तरह चमकते हरे भरे खेतों के चित्र संवेदनशील मन को अपूर्व आनंद से भर देते हैं। हरे भरे खेतों में पके दानों की लहलहाती सुनहरी फसलें, हवा में फुसफुसाते लंबे ताड़ के वृक्ष और साल की पत्तियों की बहती हुई मंद मंद हवा, कंचनजंगा के उनतुंग शिखर, सुंदरबन के घने जंगल, दीघा के सुंदर रेतीले समुद्र तट और उत्तर बंगाल के हरे भरे चाय के बागान आंखों में रचे बसे रहते हैं। प्राकृतिक घटनाओं से भरी पूरी यह धरती युगों से महान लेखकों, कवियों और कलाकारों को प्रेरित करती रही है। इस अनोखे वरदान के केवल वही पात्र हैं जिन्हें इस धरती पर पैदा होने का सौभाग्य मिला है, अथवा वे हैं जो अविभाजित बंगाल में रह चुके हैं। ये तो आपको एक गद्यांश दिया गया। अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, किसी संवेदनशील मन को अपूर्व आनंद से भर देते हैं। किसी संवेदनशील मन को अपूर्व आनंद से भर देते हैं, ये आपको क्वेश्चन दिया गया। अब देखिए इसका अर्थ कैसे लिखेंगे आप उसको ध्यान से पढ़ते हैं। तो बोला गया है पहला नदियों नहरों और खेतों के चित्र। दूसरा आपको बोला जा रहा है बेटा नदियों समुद्रों और हीरे पन्ने का दृश्य, चांदी की चमक और पन्नों की हरियाली, फसलों और पेड़ों के मिले जुले दृश्य। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी भी जो संवेदनशील मन होता है उसको अपूर्व आनंद से कौन भर देता है, अपूर्व आनंद से कौन भर देता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और ये 4 ऑप्शन है। तो देखिए जब आपने गद्यांश को पढ़ा था ध्यान से देखना बेटा, यहां पे आपका लिखा है अविभाजित बंगाल का सौंदर्य किसी भी संवेदनशील मस्तिष्क के भीतर हलचल पैदा कर सकते हैं। चांदी सी चमकती मीलों लंबी नहरों नदियों के बीच पन्नों की तरह चमकते हरे भरे खेतों के चित्र, हरे भरे खेतों के
चित्र। तो ये हो गया नदी, नहरों और खेतों के चित्र। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेखक की दृष्टि से बंगाल की सस्य श्यामला धरती का सौंदर्य कैसा नहीं है। लेखक के अनुसार जो बंगाल की जो सल श्यामला धरती वो कैसी नहीं है, सौंदर्य कैसा नहीं है। अविस्मरणीय नहीं है, या मायावी नहीं है, आकर्षक नहीं है, या असामान्य है। तो बोला जा रहा है, देखिए इसको जब आप पढ़ेंगे यहां पे लिखा हुआ है बंगाल की सल श्यामला धरती का सौंदर्य अविस्मरणीय है। कैसा बेटा? अविस्मरणीय है। इसके मनोहर और उन्मुक्त सौंदर्य प्रतिभाशाली रचनाकार अपने गीतों, निबंधों, कविताओं से बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके मायावी भी है। ये यहाँ पे लिखिए, ऑप्शन नंबर बी भी हो जाएगा। मायावी और लोकोत्तर आकर्षण का रंगमंच ही आकर्षण भी है बेटा। कैसा भी है? आकर्षण भी है। तो कौन सा नहीं है बेटा? असामान्य है। कैसा है बेटा? सल असामान्य नहीं है, असामान्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गद्यांश के आधार पर सही नहीं है। कौन सा ऐसा युग्म है जो गद्यांश के आधार पर आपका सही नहीं दिया गया है, ये पूछा जा रहा है। पहला है फसल घनी, समुद्र तट रेतीले हैं। समुद्र तट कैसे हैं बेटा? रेतीले हैं। कंचनजंगा मंद हवा, चाय बागान सुनहरे हैं। तो देखिए जो फसल है वो घनी है, कोई दिक्कत नहीं है। कंचनजंगा मंद हवा चलती है, ठीक है। चाय का बागान सुनहरे हैं, समुद्र तट रेतीले हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही नहीं है, समुद्र तट जो है रेतीले नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है बंगाल की भूमि के विषय पर कथन और कारण की सत्यता परखिए। मतलब आपको कारण भी दिया है और कथन दिया है, उसमें क्या सही है क्या गलत है ये बताना है। पहला बोल रहा है, कथन बोला जा रहा है यह धरती युगों से महान लेखकों, कवियों और कलाकारों को प्रेरित करती रही है। सत्य है। यह धरती युगों से प्राकृतिक छटाओं से भरपूर रही है, ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों असत्य हैं, गलत है बेटा। कथन और कारण दोनों सत्य हैं, बिल्कुल सही है बेटा। कथन सत्य है, कारण असत्य है, गलत है। कथन असत्य है, कारण सत्य है, गलत है। तो दोनों के दोनों चीजें आपकी सही हैं, क्योंकि यहां पे जब आपने इसको पढ़ा होगा बेटा इस गद्यांश को, तो यहां साफ साफ लिखा है कि यह जो धरती थी वो युगों से, यहां पे ये लिखा है, उन्मुक्त रही है, सौंदर्य किसी भी सफल है, भीतर से हलचल है। इसमें यहां लिखा होगा कहीं पे, एक मिनट, हाँ ये लिखा है बेटा, प्राकृतिक घटाओं से भरी पूरी यह धरती युगों से महान लेखकों, कवियों और कलाकारों को प्रेरित करती रही। तो पहला ऑप्शन तो ये बिल्कुल करेक्ट हो गया, सत्य हो गया। कथन पहला तो यही कहा जा रहा है कि यह धरती युगों से महान लेखकों और कवियों को, कलाकारों को अपनी ओर आकर्षित करती रही है, प्रेरित करती रही है। दूसरा कह रहा है यह धरती युगों से प्राकृतिक छटाओं से भरपूर रही है। तो इसको भी देख लीजिए, यहाँ पे कहीं इसका लिखा होगा यह धरती बंगाल से हमला है, उन्मुक्त है, बांधने की कोशिश है, मायावी, रूपांतरित है, अविभाजित सौंदर्य है, चांदी के बीच चमकते हैं। यहाँ पे कहीं होना चाहिए बेटा। संवेदनशील, अपूर्व, आनंद से भर देते हैं, लहराती हैं, हवा है, सुंदर है। प्राकृतिक घटाओं से भरी यह धरती युगों से महान लेखकों, युगों से, प्राकृतिक घटाओं से ये युगों से भरी रही है, बिल्कुल सही बेटा। ये यहाँ प्राकृतिक छटाओं से भरपूर धरती युगों से रही, तो दोनों सही। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इस गद्यांश का केंद्रीय विषय है, जो ये गद्यांश है इसका केंद्रीय विषय क्या है? बंगाल के जादू को बताना, अविभाजित बंगाल की धरती का सौंदर्य को बताना, बंगाल में बिताए दिनों को याद करना, प्रकृति का मनुष्य के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव। तो ये जो गद्यांश है इसका केंद्रीय विषय है अविभाजित बंगाल की धरती का सौंदर्य बताना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपका ये होगा। इसके बाद जो आपसे बेटा पूछा जाएगा वहां व्याकरण में, अगला क्वेश्चन होगा बेटा शब्द युग्म। तो ये आपके 2 नंबर के पूछे जाएंगे बेटा। कितने नंबर के पूछे जाएंगे? 2 नंबर के आपके ये पूछे जाएंगे शब्द युग्म। इसमें क्या होगा बेटा, 2 शब्द दिए जाएंगे और उनके अर्थ दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन होंगे। उनमें से जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको टिक करना होगा। उनमें से जो ऑप्शन करेक्ट होगा उसको आपको क्या करना होगा बेटा, टिक करना होगा। तो देखते हैं इसका कौन सा क्या होगा। पहला
पहला दिया गया है बेटा ग्रह और ग्रह, तो पहला ऑप्शन कह रहा है घर और नक्षत्र, दूसरा कह रहा है ग्रह का मतलब होता है घर और गृहस्थी, गिरोह और घर, गांव और घर। तो देखिए पहले ऑप्शन में बेटा ग्रह, तो ग्रह का मतलब होता है बेटा आपका घर, ग्रह का मतलब क्या होता है बेटा घर, और दूसरा दिया गया है ग्रह, ग्रह का मतलब होता है आपका बेटा नक्षत्र, नक्षत्र। तो ग्रह का घर और ग्रह का नक्षत्र, तो ऑप्शन नंबर बेटा इन चारों में आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निद्रा ताद्रा, सो जाना, उहासना, नींद आलस्य, जागना सोने जैसी स्थिति, या आलस या जागृत। तो देखिए निद्रा, ध्यान समझिए बेटा, निद्रा, इस निद्रा का मतलब होता है बेटा नींद। क्या मतलब होता है भैया इसका? नींद। और दूसरा आपसे पूछा गया है तंद्रा, तंद्रा का मतलब होता है बेटा आलस्य। क्या होता है? आलस्य। तो देखिए आलस्य, तंद्रा का मतलब होता है बेटा आलस्य। तो नींद आलस्य, ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कटिबद्ध, कटिबंध, पहला बोल रहा है कटिबद्ध और कटिबंध। तो इसमें देखिए पहला बोला जा रहा है फेंटा और तैयार, करहानी और तैयार, तैयार और बाजूबंद, उदत और उद्धत। तो देखिए कटिबंध, ध्यान सुनिए बेटा, कटिबंध, कटिबंध का मतलब होता है बेटा करहानी, कर हानि, और कटिबद्ध का मतलब होता है तैयार। कटिबद्ध का मतलब क्या होता है बेटा? तैयार। तो आपका ऑप्शन नंबर देख लीजिए, करहानी तैयार कहां पे? बी ऑप्शन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा बेटा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या? आदि, आदि, सब और आत वाला, प्रारंभ और आदत वाला, मूल रहित और मूलभूत, अधिक मूल्यवान और मूर्ख। देखिए बेटा आदि और आदि, आदि और आदि में अंतर समझिए बेटा। आदि का मतलब होता है, आदि का मतलब होता है आदि, आदि का मतलब होता है प्रारंभ, प्रारंभ, सॉरी प्रारंभ। और आदि का मतलब होता है बेटा आदत वाला, आदत वाला। तो आदि का मतलब हो गया बेटा प्रारंभ, और आदि का मतलब होता है आदत वाला। तो ये आपका हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट बोला गया है भित्ति, भीत, भित्ति और भीत। तो पहला है भक्ति और भाग्य, दीवार और डरा हुआ, द्वार और दीवार, बाहर और भीतर। तो देखिए इसको कैसे करोगे। भित्ति का मतलब होता है, भित्ति, भित्ति का मतलब होता है दीवार। क्या मतलब होता है बेटा? दीवार। और भीत का मतलब होता है डरा हुआ। भीत का मतलब क्या होता है बेटा? डरा हुआ, डरा हुआ। तो दीवार डरा हुआ देख लीजिए किसमें है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। दीवार और डरा हुआ, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलते बेटा नेक्स्ट में। नेक्स्ट बोला जा रहा है आपको आरंभ और प्रारंभ, आरंभ और प्रारंभ और प्रारब्ध। तो प्रारंभ और प्रारब्ध में आरंभ और योजना, अथ और इति, आरंभ और भाग्य, शुरू करने की स्थिति और समाप्ति। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग। प्रारंभ, ध्यान सुनना बेटा, प्रारंभ, प्रारंभ का मतलब होता है आपका आरंभ करना, किसी चीज को क्या करना बेटा? आरंभ करना। और एक होता है प्रारब्ध, प्रारब्ध का मतलब होता है आपका भाग्य, प्रारब्ध, प्रारब्ध का मतलब होता है आपका बेटा भाग्य। क्या मतलब होता है? भाग्य। तो आरंभ और भाग्य देख लीजिए कौन सा है।
तो ऑप्शन नंबर आपका सी, आरंभ और भाग्य, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला शब्द युग्म दिया गया बेटा सकल और सकल, सकल और सकल, पदार्थ और सुंदर, संपूर्ण और खंड, आकृति और प्रकृति, मुख और दर्पण। तो देखिए बेटा सकल, सकल का मतलब होता है बेटा संपूर्ण, संपूर्ण। अगला है सकल, सकल का मतलब होता है बेटा खंड, सकल का मतलब क्या होता है बेटा खंड। तो संपूर्ण खंड देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, संपूर्ण खंड, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द युग्म हो गए जो आपको तैयार करना है। अब हम इसके बाद देखेंगे जो अगला चीज आपसे बेटा वहां बोर्ड में पूछी जाती है वो है अनेकार्थी शब्द। तो क्या है बेटा अनेकार्थी शब्द। इसमें क्या होगा बेटा, एक शब्द दिया जाएगा और उसके अनेक अर्थ लिखने हैं। हर शब्द के आपको दो दो अर्थ लिखने होते हैं बेटा, कितने, दो दो अर्थ। और ये क्वेश्चन आपसे 2 मार्क्स का बोर्ड में पूछा जाता है। कितने मार्क्स का बेटा पूछा जाता है, 2 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन वहां पूछा जाता है। तो अब देखिए जो महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्द हैं उनको भी मैं आपको करा देता हूं कि कौन कौन से आपको याद रखने हैं महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्द। ध्यान से देखना बेटा। पहला है बेटा अमृत। पहला क्या है बेटा, अमृत। अगर हम अमृत की बात करें तो अमृत को हम लोग बेटा वहां दो दो लिखने हैं, लेकिन मैं यहां दो दो तीन तीन लिख दूंगा ताकि आपको याद रहे। ऐसा ना हो कि 2 मैं लिख दूं तो वहां आपको एक ही याद हो। तो वहां सिर्फ आपको 2 अर्थ लिखने हैं, प्रत्येक के कितने लिखने होते हैं बेटा, 2। बल्कि यहां पर मैं 3 3 4 4 लिखूंगा सबके। अमृत का मतलब होता है बेटा सुधा, मुक्ति, दूध, औषध। ये हो गया बेटा अमृत के हो गए। अगला है कवि। कवि के अगर हम अनेकार्थी शब्द की बात करें तो कवि को ही हम लोग बेटा शुक्र कहते हैं, या इसी को सूर्य कहा जाता है, या इसी को बेटा हम लोग ऋषि बोलते हैं, या इसी को आप लोग कविता का रचयिता बोलते हैं, कविता के रचयिता, कविता के रचयिता। नेक्स्ट है बेटा नदी। अगर हम नदी की बात करें तो नदी को हम लोग बेटा पर्वत बोलते हैं, या 14 अक्षरों का एक छंद, 14 अक्षरों का एक छंद भी बोला जा सकता है बेटा। ठीक है, ये हो गए। अगला है बेटा आपके पास धन। अगला जो है वो है बेटा क्या है बेटा, धन। तो अगर हम धन की बात करें तो धन के लिए अगर हम लोग बात करें तो धन को बोलते हैं बेटा जोड़, स्त्री, संपत्ति, पूंजी। अगला है बेटा धारा। अगर हम धारा की बात करें तो धारा को बोलते हैं बेटा पृथ्वी, घड़ा, या गर्भाशय। बेटा आपके पास धर्म। अगर हम बात करें बेटा किसकी, धर्म की, तो धर्म का हम लोग बोलते हैं संप्रदाय, स्वभाव, या इसी को बोला जाता है बेटा कर्तव्य, या इसी को क्या बोला जाता है बेटा, कर्तव्य। तो ये आपके महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्द हो गए। वहां आपको प्रत्येक के दो दो लिखने हैं, यहां मैंने 3 3 4 4 लिख दिए हैं ताकि आपको वहां याद रहे। इसके बाद जो अगला चीज आपसे पूछा जाएगा बेटा जो महत्वपूर्ण है वो पूछी जाएगी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब एक पूरा का पूरा वाक्य दिया होगा और उसको एक शब्द में बताना होगा क्या बोलते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन बेटा 2 मार्क्स का पूछा जाता है। वहां कितने मार्क्स का पूछा जाएगा बेटा, 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो जो महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है उनको देखते हैं कौन कौन से आपको तैयार करने हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ध्यान से देखना बेटा। तो पहला है जो बांटा ना जा सके, जो बांटा ना जा सके उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो बांटा ना जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो जो बांटा ना जा सके अगर हम उसकी बात करें तो उसको बोलते हैं बेटा अविभाज्य। क्या बोलते हैं बेटा, अविभाज्य, उसको बोला जाता है बेटा अविभाज्य। अगला है जिसका चिंतन ना किया जा सके, जिसका चिंतन ना किया जा सके तो उसे हम लोग बोलते हैं अचित्य। क्या बोलते हैं बेटा, अचिंत्य। अगला है बेटा कभी निष्फल ना होने वाला, कभी निष्फल ना होने वाले का नाम होता है बेटा अमोद कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा, अमोद। अगला है जो मर्यादा का पालन करता है,
जो मर्यादा का पालन करता है उसे बोलते हैं बेटा मर्यादित। उसे क्या बोलते हैं बेटा? मर्यादित। खाने के बाद बचा हुआ जूठा भोजन उसको हम लोग बोलते हैं उच्चिष्ट। क्या बोलते हैं बेटा? उच्चिष्ट बोलते हैं उसको। तो ये आपके महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्द हो गए बेटा। खाने के बाद बचा हुआ जूठा भोजन उसे हम उच्छित बोलते हैं। अब जो लास्ट क्वेश्चन है बेटा वो है वाक्य संशोधन। मतलब एक आपको अशुद्ध वाक्य दिया होगा जिसको आपको शुद्ध करना होगा। अगर हम इसकी बात करें वाक्य संशोधन की बेटा, तो ये भी आपका 2 मार्क्स का पूछा जाता है। वाक्य संशोधन आपसे वहां कितने मार्क्स का पूछा जाएगा बेटा? 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। वाक्य संशोधन, एक वाक्य दिया होगा और आपको उसको संशोधित करके उसको सही से लिखना होगा कि उसका सही वाक्य क्या होगा, मतलब शुद्ध वाक्य उसका लिखना होगा। जैसे पहला दिया गया है बेटा, मैं यह पुस्तक पढ़ा हूं, मैं यह पुस्तक पढ़ा हूं। तो इसका हम जब शुद्ध वाक्य लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? शुद्ध वाक्य। इसका जब हम लोग लिखेंगे शुद्ध वाक्य, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा बेटा मैंने यह पुस्तक पढ़ी है। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है। अगला दिया गया है बेटा, हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है। अब इसका अगर हमको शुद्ध वाक्य लिखना है बेटा, हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला है बेटा, हमारी शिक्षिका विद्वान है। हमारी शिक्षिका विद्वान है, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा हमारी शिक्षिका विदुषी है। विदुषी है। अगला बोला जा रहा है बकरी दूध देता है। बकरी दूध देता है, तो इसका सही वाक्य होगा बेटा बकरी दूध देती है। देती है। तो ये महत्वपूर्ण बेटा वाक्य संशोधन हो गए। इस तरह से आपको वहां वाक्य दिए जाएंगे जिनको आपको शुद्ध करके लिखना होगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, तो अगला है आपके सामने बेटा, जो वहां दिया जाएगा वो है बेटा रस। जो आपको अगली चीज दी जाएगी वो क्या दी जाएगी बेटा? रस। ये क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा बेटा? 2 मार्क्स का आएगा। इसमें आपसे रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपसे पूछेगा। रस की परिभाषा पूछेगा, वो भी कैसे बेटा? उदाहरण सहित। तो अगर मैं रस की बात करूं, तो आपको केवल बेटा 2 रस तैयार कर लेना है। एक तैयार करना है करुण रस। इसको तैयार करना है बेटा करुण रस को, और दूसरा तैयार करना है बेटा वीर रस को। इन 2 में से ही एक रस आपसे वहां पूछा जाएगा। एक तो आपको तैयार करना है करुण रस और दूसरा तैयार करना है बेटा वीर रस। दोनों को आप देख लीजिए किस तरह से वहां अगर पूछा जाएगा तो आप लोगों को लिखना है। तो अगर हम लोग बात करें बेटा करुण रस, तो करुण रस की परिभाषा है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जो करुण रस है उसका स्थायी भाव क्या होता है बेटा? शोक होता है। जब किसी व्यक्ति की मनचाही वस्तु का नष्ट हो जाना, जब किसी भी व्यक्ति की मनचाही वस्तु नष्ट हो जाती है, या उसका ना मिलना, या वो उसको वो चीज नहीं मिलती जो उसको पसंद है, उसमें उत्पन्न होने वाला जो दुख या शोक की उत्पत्ति करता है। मतलब क्या है बेटा? करुण रस एक ऐसा रस है जब कोई भी व्यक्ति अपनी मनचाही चीज को या जिसके साथ वो मिलना चाहता है वो उसको नहीं मिल पाता है बेटा, तो वहां पे जो हमारे मन के अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं वो करुण रस होते हैं। वो शोक या दुख की उत्पत्ति करते हैं। उदाहरण की अगर बात करें बेटा, तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जब आपकी सीता जी को रावण हरण करके लंका ले जाता है, तो जंगलों में राम भटकते हुए पूछ रहे हैं वहां से, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, मतलब जो हे पक्षियों, हे मृगनयनियों, हे जीव जंतुओं, आपने किसी ने मेरी जो सीता मृगनयनी थी उसको देखा आपने? ये हो गया पहला करुण रस। दूसरा बेटा जो आपको तैयार कर लेना है वो है वीर रस। वो क्या है बेटा? वीर रस। परिभाषा कहती है कि वीर रस का जो स्थायी भाव है उत्साह होता है। वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है बेटा? उत्साह होता है। जब किसी युद्ध अथवा कठिन कार्यों को करने के लिए हृदय में उत्साह होता है तो वहां वीर रस होता है। यानी कि जब किसी भी युद्ध में जाना हो या कोई कठिन कार्य को करने के लिए हृदय के अंदर जो उत्साह की भावना उत्पन्न होती है, तो उस समय बेटा क्या होता है बेटा? वीर रस होता है हमारे अंदर। क्या होता है बेटा? वीर रस। अगर हम उदाहरण की बात करें तो देखिए उदाहरण, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो। ये आपकी एक लाइन है बेटा, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो।
सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तो ये आपके दोनों महत्वपूर्ण मैंने रस बता दिए हैं जो आपको तैयार कर लेना है बेटा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होते हैं। रस, करुण रस और वीर रस आपको तैयार करना है केवल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो अगला है बेटा। अगला आपसे है बेटा छंद। अगला क्या है बेटा? छंद। ये भी आपसे 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। कितने मार्क्स का पूछा जाएगा बेटा? 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है छंद। अगर हम लोग बात करते हैं बेटा छंद की, तो छंद में भी आपको बहुत कुछ तैयार नहीं करना है। छंद में भी आपको केवल 2 छंद तैयार करने हैं और उन्हीं में से आपसे वहां पूछा जाएगा जो भी पूछा जाएगा। तो अगर हम छंद की बात करें तो छंद में आपको केवल 2 तैयार करना है। एक तो दोहा तैयार कर लेना है बेटा। एक क्या तैयार कर लेना है? दोहा। और दूसरा तैयार कर लेना है चौपाई। बस इन्हीं 2 में से एक आपका छंद फंस जाएगा वहां पर। इससे ज्यादा कोई भी छंद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक दोहा को आप तैयार कर लीजिए और एक किसको तैयार कर लीजिए बेटा? चौपाई को। बस इन 2 को आपको तैयार कर लेना है। दोनों की परिभाषा उदाहरण सहित मैं आपको दिखा देता हूं, इसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। अब देखिए दोहा की अगर हम बात करें तो यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा क्या है बेटा? एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती। दोहा क्या है बेटा? एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसका जो प्रथम और तीसरा चरण होता है उसमें 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण है बेटा, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानू चून। तो ये आपका एक उदाहरण है दोहा का। अब अगर हम बात कर आते हैं चौपाई में। चौपाई क्या है बेटा? यह एक सममात्रिक छंद है। चौपाई जो होता है बेटा ये आपका एक सममात्रिक छंद होता है। चौपाई में 4 चरण होते हैं। चौपाई में कितने चरण होते हैं बेटा? 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अंत में 2 गुरु वर्ण SS होते हैं। चौपाई क्या होती है बेटा? ये एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं बेटा? 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अंत में 2 गुरु वर्ण आते हैं। जैसे पहला, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो अगर हम इसकी देखिए, इसको आप जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो ये इसका एक आपका उदाहरण हो गया चौपाई का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आपको तैयार करना है बेटा। अगला है अलंकार। अगला जो आपसे बेटा वहां पूछा जाएगा वो है अलंकार। वो क्या है बेटा? अलंकार। तो अलंकार आपसे जो वहां पूछा जाएगा, तो अलंकार आपसे पूछा जाएगा 2 मार्क्स का। कितने मार्क्स का बेटा? 2 मार्क्स का अलंकार वहां पूछा जाएगा आपसे। 2 मार्क्स का अलंकार आएगा और आपको पूरे अलंकार नहीं तैयार करने, केवल 2 ही तैयार करने हैं। कितने अलंकार तैयार करने हैं बेटा? 2। और वो कौन कौन से हैं उनको भी देख लीजिए। अलंकार कौन कौन से आपको तैयार करना है। अलंकार की अगर हम लोग बात करें, अलंकार, तो अलंकार में आपको एक तो तैयार कर लेना है अनुप्रास अलंकार और इसके बाद एक तैयार कर लेना है यमक अलंकार। एक क्या तैयार कर लेना बेटा? यमक अलंकार। केवल 2 अलंकार आप तैयार कर लीजिए। बस वहां से इन्हीं में से एक आपका वहां फंस जाएगा। अनुप्रास को तैयार कर लीजिए और यमक को तैयार कर लीजिए। देखिए अब इसके आंसर कौन कौन से हैं, इनको कैसे लिखोगे वहां अगर पूछा जाएगा। तो हम बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की। तो अनुप्रास अलंकार क्या है? वह अलंकार जिसमें समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। ऐसा अलंकार जिसमें एक ही जैसे वर्ड की बार बार उत्पत्ति हो। उदाहरण के लिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में। स्पष्टीकरण की बात की जाए तो इन पंक्तियों में चा वर्ड की बार बार आवृत्ति हुई है, अतः यहां अनुप्रास अलंकार है। अतः यहां पे कौन सा अलंकार है बेटा? अनुप्रास अलंकार है। ये तो पहला हो गया। सेकंड, यमक अलंकार की अगर हम लोग बात करें तो यमक अलंकार में देखिए बेटा, जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो और उस शब्द का अर्थ अलग अलग हो, और उस शब्द का जो अर्थ है वो कैसा हो बेटा? अलग अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है बेटा? यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार की परिभाषा याद रखना, जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो और उस शब्द का अर्थ अलग अलग हो, और जो उसका शब्द का अर्थ है वो अलग अलग हो, तो वहां पे आपका यमक अलंकार होता है। उदाहरण की बात की जाए, काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक ब्रंद खिले। ठीक बेटा, इसका उदाहरण की बात की जाए, स्पष्टीकरण,
तो इस उदाहरण में घटा शब्द 2 बार आया है और दोनों स्थानों पर इसका अर्थ भिन्न भिन्न है। जो पहली बार घटा आया है काली घटा, तो ये घटा बादल के लिए यूज किया गया है। का घमंड घटा, ये जो दूसरी बार घटा आया है, ये घटा का मतलब है घट गया या कम हो गया, तो ये आपका दोनों अलंकार हो गए। इसके बाद जो आपसे वहां पूछा जाएगा अगला क्वेश्चन, वो होगा बेटा आपके पास पत्र लेखन। वहां पे क्या पूछा जाएगा बेटा, एक पत्र आपको लिखना होगा। तो ये पत्र आपका पूछा जाएगा 6 मार्क्स का। कितने मार्क्स का वहां पूछा जाएगा बेटा, 6 मार्क्स का ये पत्र होगा। और कौन कौन से पत्र आपको तैयार करने हैं उसकी भी मैं बात आपको करता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पत्र आपको अच्छी तरह से तैयार करके जाना है। तो जो महत्वपूर्ण बेटा पत्र लेखन है वो आपके इन 4 टॉपिक आपको दिए गए हैं बोर्ड की तरफ से। अगर आप इन पे पत्र को तैयार करते हैं तो इन्हीं में से एक पत्र आपको पूछा जाएगा। पहला तो है बेटा आपको नियुक्ति आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है, उसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र कैसे लिखोगे, इसको तैयार कर लीजिए कि बैंक से अगर आपको किसी व्यवसाय के लिए ऋण लेना है तो उसके लिए पत्र कैसे लिखोगे। अगला है बेटा अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र अगर लिखना हो तो आप किस तरह से लिखेंगे। और लास्ट है बेटा पेयजल अधिकारी को पत्र लिखिए जिसमें अनिवार्य रूप से जल प्राप्त होने की शिकायत दर्ज की गई हो या शिकायत करना हो। तो ये वाला मैं आपको लास्ट वाला पत्र लिख कर दिखा देता हूं, बाकी आप लोग स्वयं से कर लेना। अगर आपको नहीं आते तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसको भी वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए पेयजल अधिकारी को पत्र लिखना है जिसमें अनिवार्य रूप से जल प्राप्त होने की शिकायत करना पड़ेगा आपको बेटा। ठीक, देखिए सेवा में श्रीमान निदेशक मेरठ जल बोर्ड मेरठ। विषय है पेयजल अधिकारी को जलापूर्ति हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय मैं आपका ध्यान कृष्णा नगर नेता नगर मेरठ में पेयजल की अनियमित जल आपूर्ति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस क्षेत्र में प्रातः केवल 25 मिनट ही नलों में पानी आता है। नलों में पानी आता है, पानी का दबाव बहुत कम होता है जिससे मोटर का प्रयोग करने पर भी ऊपर की मंजिलों में पानी चढ़ नहीं पाता है। सायंकाल भी पेयजल की आपूर्ति अनियमित है। कई बार शाम को 3-3 दिन पानी की आपूर्ति नहीं होती है। पानी की इस अनियमित आपूर्ति से क्षेत्र के नागरिकों में रोष है यानी कि गुस्सा है। इससे पूर्व भी अनेक बार स्थानीय अधिकारियों को मैं इस समस्या से अवगत करा चुका हूं, परंतु स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। अतः आपसे प्रार्थना है कि इस क्षेत्र में पेयजल की समुचित व्यवस्था कराने हेतु उचित कदम उठाने की कृपा करें। मैं और पूरा क्षेत्र आपका सदैव आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। और जिस दिनांक को ये लिखना उस दिनांक को डाल देना। भौदी रोहित सिंह पटेल, जो भी जिसके भी नाम से लिखना वहां आप नाम नहीं लिखेंगे, वहां लिख देना XYZ केवल लिख देना होगा आपको। तो ये आपको हो गया बेटा पत्र। इसके बाद जो सबसे फेमस क्वेश्चन आता है बेटा यहाँ और सबसे ज्यादा मार्क्स का आता है वो आता है निबंध। अगर हम निबंध की बात किए बेटा तो ये 9 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है। कितने नंबर का बेटा, 9 नंबर का निबंध आपसे पूछा जाता है। इसको कैसे लिखना है हेडिंग बाय हेडिंग मैं आपको पूरा बता रहा हूं, इसको अच्छी तरह से समझ लेना। अगर हम बात करें बेटा निबंध की, कौन कौन से निबंध आपको बोर्ड के लिए तैयार करने चाहिए, तो मेरे तरफ से इस साल आपको केवल 4 निबंध तैयार कर लेने चाहिए। वो चारों निबंध बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो कौन कौन से हैं उनको देखिए आप। पहला है बेटा आपके पास विज्ञान वरदान या अभिशाप। विज्ञान वरदान या अभिशाप, विज्ञान वरदान है या अभिशाप है। दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण समस्या एवं समाधान, कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या क्या है और उसका समाधान कैसे करेंगे। तीसरा है बेटा इंटरनेट अभिशाप या वरदान, इस विषय पे आपको निबंध लिखना है। और अगला निबंध लिखना है बेटा भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या किस प्रकार से। ये 4 टॉपिक हैं जहां पे आपको निबंध लिखना है। तो देखिए निबंध में मेन होता है बेटा हेडिंग। बहुत कहानी टाइप में नहीं लिखना है आपको, कोशिश ये करना है कि ज्यादा से ज्यादा हेडिंग में 2-2 पैराग्राफ आपको लिखना होगा। जैसे आपको लिखना हो विज्ञान वरदान है या अभिशाप, आपको अगर इसके विषय में निबंध लिखना है कि विज्ञान आपके लिए कैसी है बेटा, वरदान की तरह काम करेगी या अभिशाप की तरह, तो इसका निबंध आप कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिए बेटा। तो सबसे पहले हम हेडिंग की बात करें तो इसमें हेडिंग कौन कौन से बेटे, कोई भी आप निबंध लिखना, सबसे पहली हेडिंग बनेगी बेटा प्रस्तावना। कौन सी हेडिंग बनेगी बेटा, प्रस्तावना।
प्रस्तावना, पहली हेडिंग सब में यही बनाना है, प्रस्तावना। किसी का भी आप निबंध लिखना। अब हमको लिखना है विज्ञान का, तो अब पहली हेडिंग के बाद सेकेंड हेडिंग हम लोग बनाएंगे विज्ञान वरदान के रूप में, वरदान के रूप में, वरदान के रूप में। सेकंड हेडिंग आप ये बनाएंगे। पहली हेडिंग प्रस्तावना, दूसरा हो जाएगा बेटा विज्ञान वरदान के रूप में। इसके बाद आप लोग विज्ञान वरदान के रूप के बाद सब हेडिंगे कुछ बनाएंगे। जैसे इसी के अंदर पहली सब हेडिंग बना लेंगे यातायात के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में। दूसरी हेडिंग आप इसी के अंदर बना लेना संचार के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में। इसके बाद आप तीसरी बना लेना बेटा दैनिक जीवन में, तीसरी बना लेना आप इसी की सब हेडिंग दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में। इसके बाद आप अगली हेडिंग बना लेना बेटा इसमें स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में। अगली हेडिंग बना लेना बेटा मनोरंजन के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में। यह हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बना लेना बेटा शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। इसके बाद आप इसको थोड़ा सा और हेडिंग जितनी ज्यादा बना लेंगे, क्योंकि 9 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, तो हेडिंग आपको ज्यादा से ज्यादा बनानी होंगी। इसके बाद एक और सब हेडिंग बना लेना बेटा, वो बना लेना आप लोग कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में। इसके बाद अगली हेडिंग बना लेना आप लोग बेटा औद्योगिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में। इसके बाद ये तो हो गया आपका वरदान के रूप में। अब आप अगली हेडिंग डालेंगे बेटा विज्ञान अभिशाप के रूप में। मेन हेडिंग पड़ेगी फिर से बेटा आपकी विज्ञान अभिशाप के रूप में, अभिशाप के रूप में। इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग बनाएंगे वो हेडिंग होगी बेटा उपसंहार। इतनी हेडिंगे आपको बनाना है, और आप इतना अगर आप लिखेंगे किसमें बेटा विज्ञान वरदान या अभिशाप में, तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। अब मैं आपको विज्ञान वरदान या अभिशाप ये वाला पूरा निबंध लिख के दिखा देता हूं कि किस तरह से वहां लिखना होगा बेटा। तो हमने डाल दिया विज्ञान वरदान या अभिशाप। पहली हेडिंग पड़ी हमारी प्रस्तावना। तो आज का युग वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज विज्ञान ने आश्चर्यजनक क्रांति ला दी है। जो मानव जीवन का प्रत्येक क्षेत्र है वहां पे विज्ञान ने आश्चर्यजनक क्रांति ला दी है। मानव समाज की सारी गतिविधियां आज विज्ञान से परिचालित हैं। दुर्जेय प्रकृति पर विजय प्राप्त कर आकाश की ऊंचाइयों से लेकर पाताल की गहराइयां तक नाप दी हैं। विज्ञान को वरदान समझा जाए या अभिशाप, अतः इन दोनों पक्षों पर समन्वित दृष्टि से विचार करके ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित होगा। अब पहली हेडिंग हम लोग डालेंगे विज्ञान वरदान के रूप में, विज्ञान वरदान के रूप में। और इसमें लिखेंगे आधुनिक मानव का संपूर्ण पर्यावरण विज्ञान के वरदानों के आलोक से आलोकित है। प्रातः जागरण से लेकर रात के सोने तक के सभी क्रियाकलाप विज्ञान द्वारा प्रदत्त साधनों जैसे प्रकाश, पंखा, पानी, नाखून व साबुन, गैस, स्टोव, फ्रिज, कूलर, हीटर और यहां तक कि शीशा, कंघी से लेकर रिक्शा, साइकिल, स्कूटर, बस, कार, रेल, हवाई जहाज, टीवी, सिनेमा, रेडियो आदि जितना भी साधनों को हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, विज्ञान के इस विविध वरदानों की उपयोगिता कुछ प्रमुख क्षेत्रों में निम्न है। जैसे पहली हेडिंग पड़ेगी हमारा बेटा यातायात के क्षेत्र में। तो प्राचीन काल में मनुष्य को लंबी यात्रा तय करने में वर्षों लग जाते थे, किंतु आज रेल, मोटर, जलपोत, वायुयान आदि के आविष्कार से दूर स्थानों पर बहुत शीघ्र पहुंचा जा सकता है। यातायात और परिवहन की उन्नति से व्यापार को भी
काया पलट हो गई है। ये पहली हेडिंग हो गई। सेकंड हेडिंग आप डालेंगे बेटा संचार के क्षेत्र में। सेकंड हेडिंग आपकी क्या पड़ेगी बेटा, क्योंकि हमने बताया ना ये हो गया यातायात के क्षेत्र में। अगली हेडिंग डालिए संचार के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में बेटा, संचार के क्षेत्र में। तो संचार के क्षेत्र में अगर बात की जाए, बेतार के तार से संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। आकाशवाणी, दूरदर्शन, तार, दूरभाष आदि की सहायता से कोई भी समाचार क्षण भर में विश्व के एक छोर से दूसरे छोर में पहुंचाया जा सकता है। अगला जो आपको है बेटा वो लिखना है दैनिक जीवन में। अगली हेडिंग आप लोग डालेंगे बेटा दैनिक जीवन में। अगली हेडिंग आपकी क्या होगी बेटा, दैनिक जीवन में। तो देखिए दैनिक जीवन में क्या लिखेंगे इसको, विद्युत के आविष्कार ने मनुष्य की दैनिक सुख सुविधाओं को बहुत बढ़ा दिया है। वह हमारे कपड़े धोती है, गर्मी सर्दी दोनों को समान रूप से हमारी रक्षा करती है। आज की समस्त औद्योगिक प्रगति इसी पर निर्भर है। ये हो गया। अगली हेडिंग आप डालना है बेटा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में, तो इसमें भी थोड़ा सा लिखना, बहुत बड़ा बड़ा नहीं लिखना, दो दो या एक एक पैराग्राफ लिखना है बस आपको। अगला है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में, मानव को भयानक और संक्रमण रोगों से पर्याप्त सीमा तक बचाने का श्रेय विज्ञान को ही है। कैंसर, क्षय, टीबी, हृदय रोग एवं अनेक जटिल रोगों का इलाज विज्ञान द्वारा ही संभव हुआ है। ये हो गया। अगला आपको डालना है बेटा मनोरंजन के क्षेत्र में। अगला है मनोरंजन के क्षेत्र में। देखिए मनोरंजन के क्षेत्र में चलचित्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि के आविष्कार ने मनोरंजन को सस्ता और सुलभ बना दिया है। टेप रिकॉर्डर, VCR, DVD आदि ने इस दिशा में क्रांति ला दी है। ये हो गया। अगली हेडिंग आप डालेंगे बेटा शिक्षा के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में बेटा, शिक्षा के क्षेत्र में। तो देखिए शिक्षा के क्षेत्र में है तो क्या हेडिंग पड़ेगी उसको ध्यान देखिए बेटा। शिक्षा के क्षेत्र में मुद्रण यंत्रों के आविष्कार ने बड़ी संख्या में पुस्तकों का प्रकाशन संभव बनाया है, जिससे पुस्तकें सस्ते मूल्य पर मिल सकी हैं। इसके अतिरिक्त समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं आदि। ये हो गया। इसके बाद अगली हेडिंग आपको डालनी होगी बेटा, एक मिनट, वो होगी कृषि के क्षेत्र में। अगली हेडिंग क्या पड़ेगी बेटा, कृषि के क्षेत्र में। तो कृषि के क्षेत्र की बात की जाए तो उसमें देखिए क्या लिखेंगे कृषि के क्षेत्र में। तो लगभग 139 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला हमारा देश आज यदि कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सका है तो यह भी विज्ञान की ही देन है। नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी बेटा औद्योगिक क्षेत्र में। किसमें बेटा, औद्योगिक क्षेत्र में। अगर हम बात करें औद्योगिक क्षेत्र में तो भारी मशीनों के निर्माण ने बड़े बड़े कारखानों को जन्म दिया है, जिससे श्रम, समय और धन की बचत के साथ साथ प्रचुर मात्रा में उत्पादन भी संभव हुआ है। तो ये आपके हो गए इसके लाभ वरदान के रूप में। अगली हेडिंग पड़ेगी विज्ञान अभिशाप के रूप में। अगली हेडिंग क्या पड़ेगी बेटा, विज्ञान अभिशाप के रूप में। तो देखिए विज्ञान अभिशाप के रूप में क्या कह रहे हैं, विज्ञान का एक और भी पक्ष है। विज्ञान एक असीम शक्ति प्रदान करने वाला तटस्थ साधन है। मानव चाहे जैसे इसका इस्तेमाल कर सकता है। सभी जानते हैं कि मनुष्य में दैवी प्रकृति भी है और आसुरी प्रवृत्ति भी। समान रूप से जब मनुष्य को दैवी प्रवृत्ति प्रबल रहती है तो वह मानव कल्याण से कार्य किया करता है, मानव कल्याण में काम किया करता है। अतः कहा जा सकता है कि आज विज्ञान की विध्वंसक शक्ति पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ गई है। जहां एक ओर विज्ञान ने मानव जीवन को अनेक प्रकार से सुख सुविधाएं प्रदान की है, वहीं दूसरी ओर विज्ञान के ही कारण मानव जीवन अत्यधिक खतरों से परिपूर्ण है और असुरक्षित भी हो गया है। कंप्यूटर तथा दूसरी मशीनों ने यदि मानव को सुविधा के साधन उपलब्ध कराए हैं, औद्योगिक प्रगति ने पर्यावरण प्रदूषण की विकट समस्या खड़ी कर दी है। साथ ही गैसों के रिसाव से अनेक व्यक्तियों के प्राण भी जा चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग होगी बेटा उपसंहार। लास्ट हेडिंग क्या होगी बेटा, उपसंहार। उपसंहार में आपको लिखना है विज्ञान सचमुच तलवार है, जिससे व्यक्ति आत्मरक्षा भी कर सकता है और अनाड़ीपन में अपने अंग भी काट सकता है। इसमें दोष तलवार का नहीं है, उसके प्रयोक्ता का है। विज्ञान ने मानव के सम्मुख असीमित
विकास का मार्ग खोल दिया है, जिससे मनुष्य संसार से बेरोजगारी, भूखमरी, महामारी आदि को समूल नष्ट कर विकास विश्व को अभूतपूर्व सुख समृद्धि की ओर ले जा सकता है। ये बेटा आज की क्लास में मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट व्याकरण के क्वेश्चन थे, आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। अगर आप इस वीडियो को सही से देखते हैं और जिस तरह से मैंने बताया आप पूरी की पूरी तैयारी करते हैं, तो आपके हिंदी में 50 के 50 नंबर जो व्याकरण के होंगे वो बिल्कुल कंफर्म होंगे। यहाँ पे मैंने बता दिया कि कौन से टॉपिक से कितने नंबर का आएगा और कौन सा टॉपिक आपको कितना तैयार करना है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।